नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार। आज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के बारे में। आप जैसे कि जानते भी हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर को, और इस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। केवल और केवल जीएस के सॉल्यूशन पर हम बातचीत कर रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे होंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। और अगर आपने अभी तक अपने पेपर को चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और उसी के आधार पर आप आगे की भी तैयारी करते चलें। इसके लिए मैं एक कट ऑफ का वीडियो भी लेकर आऊँगा जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो होगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ होगी वो बिल्कुल अप्रॉक्स होगी फाइनल उस कट ऑफ के जो कि एग्जामिनर या फिर ये कह सकते हैं हम एजेंसी के द्वारा दी जाएगी। उसके लिए आपको अपने मार्क्स मुझे सेंड करने होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई है। तो बच्चे याद रखेंगे, ये योजना शुरू की गई थी 24 अप्रैल 2021 को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि इस योजना की जो घोषणा हुई है वो 2020 को हुई है, परंतु इसको लागू जो किया गया है वो 2021 में किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जमीन से नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो बच्चे ये कहलाते हैं लिचेटस। अगर आपने ये क्वेश्चन का सही आंसर लिचेटस लगाया है तो मैं समझता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हालांकि देखा जाए तो इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, या यूं कहें कि पारिवारिक स्थिति से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, परिस्थितिक स्थिति से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। पर्यावरण की भी ब्रांच है परिस्थितिक, वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेपर जो रहा है जीएस के मामले में मॉडरेट रहा है। हालांकि हिंदी में बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन जीएस के मामले में पेपर थोड़ा सा टफ लेवल देखने को मिला है पिछले पेपर के मुकाबले। परंतु कोई बात नहीं, अगर आपके मार्क्स 16 से 17 तक बीच में भी हैं तो आप अच्छा स्कोर करके आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को लेंथी करके पूछा एग्जामिनर ने। ट्रंक रूट के नाम से जाने जाने वाला ये भी पूछ सकता था, व्यस्ततम समुद्री मार्ग भी पूछ सकता था, और वो सीधे सीधे पूछ सकता था कि व्यस्ततम समुद्री मार्ग किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा? व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है? बताओ। क्वेश्चन को उसने लेंथी बनाया है। लेंथ इसलिए बनाया ताकि टाइम बच्चे का ज़्यादा लगे, और हुआ भी यही है कि 1.5 घंटे में बहुत सारे बच्चे पेपर को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि जिन्होंने टाइम को मैनेज किया है वो पूरा भी करके आए हैं, और जो मैनेज नहीं कर पाए वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं। सीधे सीधे पूछ सकता था कि बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ पाई जाती हैं? सुत्त पिटक में। उसने कुहा के क्वेश्चन को पूछा है। यही तो है एग्जामिनर का जो माइंड है। आगे देख लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुआ करता था, उसकी पुत्री का नाम बताओ। अरे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त है। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे अगर आपसे एक छोटा सा सवाल वो पूछ लेता है। लेकिन उसने पूछा कितना घुमा के, ताकि बच्चा पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगे, माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाए एग्जाम की ओर से। तो वो चीज़ें हो जाती हैं कई बार। आपको इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस में रहना जरूरी होता है, और प्रैक्टिस करने से आप अच्छा एग्जाम स्कोर करते ही हैं, आप जानते हैं। देखो बीच में क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग का पूछा गया है और लुप्त संख्या पूछ रहा है, तो बेटा इसका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे? 6 और 4 10 होता है, 3 और 4 7 होता है, वैसे 2 और 6 8 होता है। गॉट इट। जिसने 8 लगाया अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? आप अगर देखें दूसरी साइड में इंग्लिश का पोर्शन है, केवल हमें हिंदी समझना है। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट देखें। सूची का मिलान करवाने की कोशिश वो कर रहा है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी करके आए होंगे आई थिंक। लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं। इसने पूछा क्या है कि प्राकृतिक चयन किससे संबंधित होता है? तो ध्यान रखेंगे ये अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं, प्राकृतिक चयन कहलाता है।
स्पेसिएशन किसे कहलाता है? स्पेसिएशन ये नई प्रजातियों के जन्म से संबंधित होता है। विलोपन जो होता है वो विलोपन होता है प्रजातियों के क्षरण से, और सहक्रम विकास होता है आपके सहक्रम विकास होता है किससे? अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। मतलब ए पर क्या बन रहा है? ए पर 3 बन रहा है, ए पर 3 बन रहा है। वी पर क्या बन रहा है? बी पर 1 बन रहा है। सी पर क्या बन रहा है? सी पर आपका 4 बन रहा है, और डी पर 2 बन रहा है। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, वहां इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गॉट इट? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न कहता है इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है अंतःक्रिया। किसकी अंतःक्रिया? जीव के अपने परिवेश के साथ की अंतःक्रिया इकोलॉजी कहलाती है। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है, इसने ये पूछा है। वृत्तिक संरचना, अगर ये आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इसको आप इंग्लिश में देख सकते थे, और मैंने भी ऐसे ही किया था। इंग्लिश में मैं इसको गया और देखा मैंने कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। वृत्तिक संरचना का मतलब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो व्यवसाय है वो किस पर आधारित होता है। भैया जाहिर सी बात है, मतलब उसका व्यवसाय कहें या फिर आप ये कहें कि उसका जो पैसा कमाने का स्रोत है वो किस पर आधारित होता है, ऐसा करके सवाल ये पूछ रहा है। तो वृत्तिक संरचना का मतलब उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि क्या है। तो उसी आधार पर इसने पूछा। तो ऑप्शन देखें, भू स्वामित्व तो नहीं बनेगा, परिवार की आय आकार धर्म भी नहीं बन रहा था, तो व्यवसाय इसका आंसर बन जाता है। दूसरी बात, अगर आप इकोनॉमी के फील्ड में जाएंगे तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं। हालांकि अब 5 सेक्टर भी हैं इकोनॉमी के अनुसार, परंतु 3 सेक्टर में देखा जाए तो पहला सेक्टर आपका प्राथमिकी जो कृषि से जुड़ा होता है, दूसरा सेक्टर आपका परिवहन से, और तीसरा सेक्टर आपका उद्योग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर वृत्तिक संरचना की बात चल रही है, तो उद्योग और व्यवसाय की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, सेवा से जुड़ा होता है। तीसरा सेक्टर सेवा से जुड़ा होता है। सेकंड सेक्टर जो होता है वो आपका परिवहन से जुड़ा होता है, जो सेवा और प्राथमिक को मिलाता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। और परिवहन ही किससे संबंधित होता है? व्यवसाय से और उद्योग से संबंधित होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की इसने पूछी है, 5 ईयर प्लान इसने पूछ रखे हैं, और उसका एक एक की पॉइंट इसने सबका पूछा है कि 51 से 56 वाली, 56 से 61 वाली, 2007 से 2012 वाली, 12 से 17 वाली, इसका इसने की पॉइंट पूछा है। तो बच्चे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मैच हो रहा है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपने याद कर रखा होगा तो डेफिनेटली आप सही करके आए होंगे। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ए पर फर्स्ट बन रहा है, ए पर फर्स्ट बन रहा है मैच, और वी पर सेकेंड, सी पर थर्ड और डी पर 4 बन रहा था। मतलब डायरेक्ट सामने सामने इसने रख रखा था आंसर। ऐसा था क्या कुछ? त्वरित और त्वरित। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा भी गलत हुआ है। हकीकत तो यह है, गलत होने का क्या रीज़न रहा वो मैं नहीं जानता। हालांकि मैंने कोशिश काफ़ी अच्छे से की थी, पर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरा गलत हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि क्या इसका आंसर है, और जरूर बताइएगा कि 11वें का क्या आंसर है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग घन व्रत यहाँ पर पूछा गया है कि ये किससे किससे संबंधित है, तो आप बता ही सकते हैं। जैसे वर्ग का 3D 2D होता है वर्ग, और 3D होता है घन। तो 3D में घन है, वैसे व्रत 2D है, तो 3D में गोलार्ध होगा। सिंपल है। आगे देखते हैं। सूची का मिलान करवा रहा है। तांबा किससे संबंधित होता है बच्चे? तांबा आप जानते हैं किससे संबंधित होता है? क्यूप्राइट से संबंधित होता है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम किससे संबंधित होता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से संबंधित, और लोहा हेमेटाइट से संबंधित होता है। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? हीमो का है हेमे का मतलब है रक्त में हमारे लौह तत्व पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है। और इसी हिसाब से अगर देखें हम तो लोहे का जो साइंटिफिक नेम है लोहे का, वो हेमेटाइट ही है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। और साइंटिफिक नेम के साथ साथ इसको हम कहते हैं कि इसका जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक तत्व है वो क्या है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो वी पर आपका क्या बन रहा है? वी पर 4 बन रहा है, और वी पर 4 में केवल एक ही ऑप्शन है, और जो हो पहला वाला, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से पेयर करवा रहा है, तो ट्विस्टेड पेयर केवल जो होता है वो किससे संबंधित होता है? गाइडेड मीडिया से। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे एसटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, सभी जानते हैं। बी पे 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए वी पे 4 में 3 ऑप्शन इसने दिए हुए। तो ए पर क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर केवल। अगर याद है तो गाइडेड मीडिया लगाएंगे, और गाइडेड मीडिया की वजह से ए पर 3 आ जाएगा, और ए पर 3 का यहाँ पर केवल और केवल, अच्छा 2 ऑप्शन है ए पर 3 के।
सर्किट, सर्किट किससे संबंधित होगा? सर्किट संबंधित होगा स्विचिंग टेक्निक से। सर्किट किससे संबंधित होगा? स्विचिंग टेक्निक से। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये अनगाइडेड मीडिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पर सी पर फर्स्ट बनेगा, सी पर फर्स्ट, और इसका केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ लेता है सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो बच्चे सोनिक बूम कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम, सभी जानते होंगे इसका आंसर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मार्को पोलो दूसरी तरफ लिखे हैं उनके देश, मतलब ये वो पूछना चाह रहा है कि जो भारत में क्या रहे हैं, बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं जिनकी किताबों के आधार पर हमारा इतिहास लिखा गया है। हमारे जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत यानी कि सोर्स हैं, वो इनकी किताब भी हैं, आप जानते हो। तो ये लोग कहाँ से आए हैं? विदेशी यात्री हैं, ये कहाँ से आए हैं? मार्को पोलो कहाँ से आया? इब्न बतूता कहाँ से आया? ये सवाल आपसे पूछा गया है ना। अलबरूनी कहाँ से आया? फ्रैंकलाइन वर्नियर कहाँ से आया? ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आप जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि मार्को पोलो इटली से आया था, मार्को पोलो इटली से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था बच्चे? इब्न बतूता आपका आया था मोरक्को से, इब्न बतूता मोरक्को से, और मार्को पोलो इटली से। अलबरूनी कहाँ से आया है? उज्बेकिस्तान से। और फ्रैंकोइस वर्नियर कहाँ से आया है? फ्रांस से। तो मतलब ए पर 3 बी पर 1 का केवल एक ही ऑप्शन है, ए पर 3 बी पर 1 का केवल एक ही ऑप्शन है जो कि दूसरा वाला है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कैसे कहा जाता है। जो बच्चे मेरे वाले इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे आप जानते हैं कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन लिखवाया भी था कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जिस दिन मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में शॉर्ट डिटेल्स पढ़ाई थी और चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई थी कि कहाँ से क्या सवाल बनता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर देखो आया है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर 62.8 आ रहा था। जिसने लगाया होगा अच्छी बात है। इसमें माइनस करते चल रहे, सिंपल सा और कुछ नहीं था। 12.4 माइनस करना था हर किसी में और ये आंसर 62 बन जा रहा था। यहाँ पर भी हमें क्या करना था? 1.75 को ऐड करना था, 1.75 को ऐड करते चलना था सभी में। यहाँ से 2.45 में 1.75 ऐड किया, 4.25 आया, वैसे ही हमने आगे भी ऐड किया, 6 आया, वैसे ही आगे ऐड किया तो 7.75 आया था। ये आंसर यहाँ पर टैली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा कि हॉर्नबिल क्या है बच्चे? एक कैसी प्रजाति है? यहाँ प्रजाति करके उसने हमसे पूछा गया है कि हॉर्नबिल कैसी प्रजाति है और ये किस तरह से क्या ये लुप्त प्राय है, दुर्लभ है, संकटापन्न है, परिसंकटमय है? तो हमने इसको देखा, अगर हमें याद होना चाहिए कि हॉर्नबिल क्या है, एक दुर्लभ प्रजाति है। ये सब तभी हमें याद होगा जब हमने याद कर रखा होगा। ठीक, हॉर्नबिल कैसी है? दुर्लभ प्रजाति है। गैंजेटिक डॉल्फिन कैसी प्रजाति है बच्चे? ये परिसंकटमान है। एशियाटिक कैसी प्रजाति है? लुप्त प्राय है, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। और संज्ञाई एशियाटिक चीता लुप्त हो चुका है। और संगाई क्या है? संकटापन है। संगाई क्या है? संकटापन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ए पर 2 बी पर 4 और ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो पेपर देकर आए हैं, और जो लोग जीएस की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं यहाँ से लेके आने वाला हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग चैनल पर जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें बिना देरी के। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी। 1976 42वां संविधान का संशोधन हुआ था। कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है। इसने पूछा क्या शामिल नहीं था। देखो, प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रस्तावना में केवल एक ही बार बदलाव हुआ है, वो भी 42वीं संविधान संशोधन के तहत।
10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बात भी बिल्कुल सनातन सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम। राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया था राष्ट्र की एकता को बदलकर, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 56वें संविधान संशोधन के तहत, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 42वें का आंसर, मतलब 22वें का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, चौथा वाला, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल नहीं है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, तो इसलिए अभी केवल सुनने पर फोकस आप लोग करें। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी यानी कि केन्या में स्थित है। स्टडीज जीके में मैंने पढ़ाया है, और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि एक मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा ग्रुप सी के एग्जाम में, आप लोग तैयार करके जाएं, जब स्टेनोग्राफी की मैंने आंसर की दी थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कहते हैं कि भारत क्या है, संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका अर्थ क्या होता है। भारत संघीय शासन प्रणाली है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चे याद रखेंगे, देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का भी अधिकार है, ये इसका आंसर हो जाएगा। संघीय शासन का मतलब है कि यहाँ पर केंद्र भी सरकार में है, और मतलब केंद्र में भी सरकार बन जाती है और राज्यों में भी सरकार बन जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी सरकार होती है, दोनों मिलकर अगर भारत की शासन प्रणाली को चलाते हैं तो उसे हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, केंद्र की होगी, और कम वैल्यू राज्य की होगी, ये बात भी आप जानते ही हैं, है ना। चलिए बेहतरीन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेरिस के ग्रैंड सैलन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन थे। तो बच्चे ये थे अमृता शेरगिल, ध्यान रखेंगे अमृता शेरगिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे, समझ में भी ना आए हों तो आपने आंसर की को अच्छे से चेक किया होगा। हर एक क्वेश्चन में एक्यूरेसी है, और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने कमेंट करके नहीं बताया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो बड़ी गलत बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो के देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। मैं अरुण कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।